This meeting is being recorded. अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमारी क्लास है और ये एक क्लास नहीं होगी, हमारी दो क्लासेस होंगी। मैं पहले बता दूं, हमारी दो क्लासेस होंगी और जिसने ये दोनों क्लासेस अटेंड कर ली इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। ये मेरी गारंटी है कि जिसने दोनों क्लासेस अटेंड कर ली उसको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें सारा सिलेबस डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पेपर तुम्हारा अच्छा हो जाना चाहिए। किनका? जो पूरे साल पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो पूरे साल नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब लास्ट के 4-5 दिन पहले उनको ख्याल आया है, तो उन अंडरस्टूड है कि जाहिर बात है उनमें वो बात तो नहीं आएगी ना जो पूरे साल मेहनत करते हुए आ रहे हैं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्पीड से करूँगा। जो टॉपिक जितना आसान है उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा, जो टॉपिक की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। एक क्विक रिवीजन याद रहे, परसों पेपर है, 48 घंटे पहले हम एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो इसमें कोई भी टॉपिक को डीपली जाकर समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए होता है जिनका ऑलरेडी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं और उनको सिर्फ एक रिकॉल चाहिए बस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, हाउ इट वर्क्स। Major components of microprocessor, there are two major components. Number one control unit, number two ALU, arithmetic and logic unit. CU जो है तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, तमाम मैसेजेस को कंट्रोल करता है, तमाम ऑपरेशन की सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करता है। ALU तमाम अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ALU तमाम अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और जितने भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ALU परफॉर्म करता है। लॉजिकल मीन्स कंपैरिजन एसेट्रा, कंपैरिजन, यस नो, ट्रू एंड फॉल्स। जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी चीज़ आती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली टेम्पररी स्टोरेज एरियाज होते हैं इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। हमने उसमें से बेसिक रजिस्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारे पास सामने लिखा हुआ रहा है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर, जिसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं, और उसके बाद AC, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद एक है PC, प्रोग्राम काउंटर, एक है CIR, जिसको हम IR भी कहते हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहले जब हम डाटा फीड करते हैं कंप्यूटर में तो वो डाटा सबसे पहले जाता है रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास। और कोई भी फाइल, कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम, कोई मूवी लोड करते हैं, वो डाटा पहले जाता है रैम के पास और फिर रैम से आगे जाता है प्रोसेस होने के लिए। अब हमने कोई डाटा भेजा, वो रैम में चला गया। रैम के अंदर क्या होता है? पोर्शन बने होते हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे आप लोग ड्रीम वर्ल्ड गए थे, तो ड्रीम वर्ल्ड में जहाँ चेंजिंग रूम से, जहाँ पे वॉशरूम से, वहाँ पे लॉकर्स बने हुए थे। आपको याद होगा, आपको लॉकर्स की चाबी दी गई थी और हर लॉकर पे एक नंबर, हर लॉकर पे यूनिक नंबर था। तो इसी तरह मेमोरी के अंदर भी उसी तरह लॉकर्स बने होते हैं और हर लॉकर का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब आपका डाटा गया, लेट सपोज आपने कहा 5+2, तो ये डाटा गया रैम के अंदर किसी लॉकर में, उस लॉकर का एड्रेस था 365। तो अब डाटा प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले काम आएगा MAR का। MAR क्या करता है? उस डाटा की लोकेशन को फाइंड आउट करता है। MAR का काम ये होता है उस डाटा की लोकेशन को, उस डाटा के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है जिस डाटा को प्रोसेस करना है। MDR का काम क्या होता है कि MAR से वो एड्रेस लेकर, MAR से वो एड्रेस लेकर वो उस लोकेशन पे जाके वहाँ रखे हुए डाटा को फैच करता है। फैच का मतलब होता है इंपोर्ट करना, कि वहाँ जाके वहाँ से वो डाटा उठा के अपने रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो MAR का काम क्या होता है? लोकेशन का एड्रेस जहाँ वो डाटा रखा है उसको अपने अंदर स्टोर करना। और MDR या MBR का काम क्या होता है? उस लोकेशन पर जाके वहाँ रखे हुए डाटा को फैच करना, यानी अपने पास इंपोर्ट करना। और तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा जो होता है, देखो बेटा, अननेसेसरी मुझे भी SMS मत करना, अननेसेसरी मुझे मैसेज मत करना, अटेंशन डाइवर्ट होगी, सबका टाइम वेस्ट होगा। आज हमारी एक क्लास है, कल मैं एक और क्लास लूँगा, ठीक है? तो क्लास के बाद तुम लोग मुझे मेरे प्राइवेट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, सही? मेरी क्लास के बाद एक और क्लास है, एक ग्रुप है मेरे पास,
तो मैं भी फ़ौरन तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मैं फिर तुम लोग रात में रिप्लाई करूँगा। और एक क्लास कल फिर रखूँगा, उसमें हम बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पूरा सिलेबस मैं आपको 2 दिन में इंशाल्लाह एक क्विक रिवीजन कराऊँगा, जिसमें तुम्हें बड़ी हेल्प मिलेगी अल्लाह ने चाहा तो। जिसमें ट्रांसमिशंस भी होंगी, ट्रांसमिशन एरर्स भी होंगे, चेक रेट क्या होता है, पैरिटी बिट क्या होता है, ये सब उसमें आएगा। बस आपने क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, क्लास मिस नहीं करनी, वरना बहुत बड़ा अपना लॉस करोगे, पहले बता रहा हूँ तुम लोगों में। तो MAR का मतलब डाटा आ गया, MAR में एड्रेस आ गया, MDR उस एड्रेस से डाटा उठाता है। अब PC क्या करता है, CIR करंटली डाटा पे कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, CIR अपने अंदर वो इंस्ट्रक्शन होल्ड करके बैठा होता है कि भाई लेट सपोज 5 और 2 आ गया, करना है क्या है प्लस, तो CIR के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है एडिशन की। तो CIR का काम होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कि इस पर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या परफॉर्म करनी है। तो CIR अपने अंदर उसको होल्ड करता है। उसके बाद काम आता है PC का। PC क्या करता है, PC मुश्तबा तुम्हें हमेशा आवाज़ नहीं आती, तुम्हें याद है स्कूल में भी तुम्हारे यही प्रॉब्लम आती थी। अभी मैंने एक गुलशन के स्कूल की क्लास ली है 1.5 घंटे, सेम लैपटॉप, सेम प्रेजेंटेशन, सेम टॉपिक्स, नहीं आई कंप्लेन कि आवाज़ नहीं आ रही। मुश्तबा देखो, दानिश कह रहा है आवाज़ सही आ रही है। मुश्तबा तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम तुम्हारे शुरू से आ रही है बेटा, तो इसका कुछ सलूशन निकालो कि अगले साल भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। अभी स्कूल कॉलेजेस पे मत जाओ बेटा। सबका रिप्लाई आ रहा है मेरे पास कि आवाज़ क्लियर आ रही है। मुश्तबा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, सही है? मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तुम लोगों को। APC का काम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आने वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखता है। प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर वो एड्रेस स्टोर करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, कि जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो क्या परफॉर्म करनी है, उसका एड्रेस, अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ रखी हुई है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर होल्ड करता है। तो प्रोग्राम काउंटर जस्ट लाइक बैंक टोकन सिस्टम मैंने बताया था, प्रोग्राम काउंटर जस्ट लाइक टोकन सिस्टम मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को कि जिस तरह बैंक के अंदर टोकन सिस्टम होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसी तरह प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे काम करता है कि अपकमिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करता है कि इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने आएगी। AC जितनी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली AC में जाता है। याद रखना AC को हम ACC भी कहते हैं, एक्यूमुलेटर। तो कभी CIACC लिखता है, कभी CIAC लिखता है, ठीक है जनाब। तो ये 5 रजिस्टर बेसिकली अच्छी तरह पढ़ लेना। MAR का काम होता है उस एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करना जिसमें डाटा रखा है जो प्रोसेस होने आया है। दूसरी बात, MDR उस डाटा को उठा के लाता है जिसका एड्रेस MAR में रखा हुआ है, और CIR बताता है कि डाटा तो आ गया, अब उस पर इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करनी है। न्यूमेरिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस का आंसर ऑटोमेटिकली AC में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। PC अगली इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करनी है उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके बैठा होता है कि मैंने अब अगली इंस्ट्रक्शन का कौन सी प्रोसेस करनी है। तो अपकमिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस PC अपने अंदर होल्ड करता है ताकि वो बता सके कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्लीज़, जिस तरह होता है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज़, यहाँ पे कहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्लीज़। तो ये ज़रूर याद कर लेना। अच्छा, एक होता है IAS भी CI बहुत पूछता है, मैंने यह शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ। इमीडिएट एक्सेस स्टोर, IAS ज़रूर अपना नोट डाउन कर लो, रजिस्टर लेकर बैठो। IAS इंटरमीडिएट एक्सेस, इमीडिएट एक्सेस स्टोर, ये क्या करता है, ये भी एक तरह से वेटिंग रूम होता है। जैसे यहाँ जूम में वेटिंग रूम होता है जो मैंने अभी डिसेबल कर दिया है ताकि कोई भी क्लास में बगैर परमिशन आ सके। अगर मैं जाके इनेबल कर दूंगा तो अब जो भी लॉगिन करेगा क्लास पहले वो वेटिंग रूम में जाके बैठ जाएगा। जब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जाकर उसको यस करूँगा, एडमिट करूँगा, तो वो क्लास में ज्वाइन कर पाएगा। तो मैंने उसको भी डिसेबल किया हुआ है।
तो वही IAS समझे एक तरह का वेटिंग रूम होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मेन मेमोरी से उठ के, नेक्स्ट डाटा जो मेन मेमोरी से उठ के IAS में स्टोर हो चुका है, क्योंकि अभी प्रोसेसर किसी और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है। तहरीम इंटरमीडिएट होता है या इमीडिएट होता है? चेक कर लेना। मेरा ख्याल है मैंने तो समटाइम इसको इमीडिएट ही पढ़ा है, जो मुझे याद पड़ता है। मे बी मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इसको इमीडिएट पढ़ा है। इमीडिएट एक्सेस स्टोर हो सकता है, इंटरमीडिएट हो। बहरहाल देख लेना, मुझे कंफर्म कर देना। एक्यूमुलेटर, एक क्वेश्चन आया है कि एक्यूमुलेटर क्या करता है। एक्यूमुलेटर जो है, हाँ, उसामा ने मुझे कंफर्म किया है, जाफरी ने कंफर्म किया है, हमाद ने किया है कंफर्म इमीडिएट। तो तहरीम बेटा इंटरमीडिएट नहीं होता, इमीडिएट होता है, ठीक है। मैं अक्सर इंटरमीडिएट बोल जाता हूँ, हो सकता है कि अभी मैं पहले इंटरमीडिएट बोल गया हूँ तहरीम, तो मे भी तुम्हारा फॉल्ट ना हो। मैं अक्सर इसको इंटरमीडिएट बोल जाता हूँ मैं जनाब। तो बहरहाल IAS एक तरह का वेटिंग रूम होता है। जब कभी वेटिंग आए ना, टू बी वेटेड, वेटिंग फॉर, तो समझ जाना ये IAS की बात कर रहे हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया था पर ALU और AC में डिफरेंस। AC कैलकुलेशंस का रिजल्ट अपने अंदर स्टोर करता है और ALU कैलकुलेशन करता है। ALU कैलकुलेशन, अरिथमेटिक प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रॉब्लम को परफॉर्म करता है। AC उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को, उनके आंसर्स को अपने अंदर स्टोर करता है। तो AC कैलकुलेट नहीं करता, AC कैलकुलेशंस का आंसर अपने अंदर स्टोर करता है। कैलकुलेशन कौन करता है? ALU करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। मेमोरी यूनिट्स, अगर हम बात करते हैं मेमोरी की, तो मेमोरी हमारे पास क्या होती है? जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। मेमोरी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी। CI जो है ना, वो 3 टाइप में डिवाइड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑफलाइन। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो वो भी वही बात है। प्राइमरी को हम इंटरनल कहते हैं, सेकेंडरी को हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो CI जो है वो डिवाइड करता है 3 टाइप में। प्राइमरी का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम एंड रोम। सेकेंडरी का मतलब होता है हार्ड डिस्क और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये मैं आपको CI की बता रहा हूँ जो उसने क्लासिफिकेशन की हुई है। रैम रोम को वो कहता है प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क और SSD को बोलता है सेकेंडरी मेमोरी है, और एक तीसरा उसने नाम रखा हुआ है ऑफलाइन स्टोरेज। वो क्या है? जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से डिटैचेबल होती हैं, जिनको हम कंप्यूटर से अलग कर सकते हैं और कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे USB है, मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपीज़ हैं, CDs हैं, USBs हैं, अपना ब्लूरेज हैं, ये सारी कहलाती हैं मेमोरी कार्ड्स हैं। हाँ, ये सारी कहलाती हैं ऑफलाइन स्टोरेज, जो ऑफलाइन रखी हुई होती हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्शन में नहीं होती। हार्ड डिस्क डायरेक्टली कनेक्शन में होती है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। SSD डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, CPU के मतलब कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। बट USB, CD, फ्लॉपी डिस्क, DVD, ब्लूरेज, मेमोरी कार्ड, ये डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं होते, अलग से रखे हुए। मेरी कबर्ड में रखी हुई है USB, पॉकेट में रखी है USB, जब मुझे नीड होगी तब मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो CI इसको ऑफलाइन स्टोरेज कहता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। रैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी होती है, इसमें डाटा होल्ड होता है फॉर द टाइम बिंग। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा डाटा रखा रहेगा, जब कंप्यूटर ऑफ होगा रैम अपने आप को लॉस कर जाती है, तो उसमें से डाटा रिमूव हो जाता है। तो चूँकि रैम अपने अंदर राइटिंग परमिशन भी देती है और रैम अपने अंदर रीडिंग परमिशन भी देती है। तो रैम जो है जस्ट लाइक कॉपी, ठीक है। बट रैम का प्रॉब्लम क्या है कि ये डाटा होल्ड नहीं कर पाती, रिमूव हो जाती है। कब? जब कंप्यूटर आपका बंद होता है। तो रैम को हम इस वजह से वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब समझो टेम्पररी मेमोरी। बात करते हैं रोम की, तो रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, और रोम सिर्फ हमें रीडिंग परमिशन देती है। रोम में जो डाटा रखा होता है सिर्फ उसको हम पढ़ सकते हैं, उसमें से डाटा हम रिमूव नहीं कर सकते, ना उसमें डाटा हम कॉपी कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी। कहाँ से डाटा आता है? जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर बना रहा होता है तो वो पहले से एक IC लेता है। अभी मैं आपको आगे रोम दिखाऊंगा, दिखा देता हूँ रोम। ये रोम है,
एक आईसी लेता है और उसके अंदर डाटा कॉपी करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस कॉपी करता है, उस आईसी को अल्ट्रा वायलेट रेज से सेव कर देता है, उस आईसी को अल्ट्रा वायलेट रेज से सेव कर देता है, लॉक कर देता है, सील कर देता है। उसको हम कहते हैं रोम। रोम जो होती है ना परमानेंट होती है, कंप्यूटर बंद हो या रोम कंप्यूटर खुला हो, रोम में जो डाटा रखा था वो रखा रहता है, लॉस्ट नहीं होता। नंबर वन, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो रोम के हम और बात करते हैं, तो रोम वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। रोम के अंदर जो डाटा रखा होता है उसकी कंप्यूटर को एट द टाइम ऑफ बूटिंग रिक्वायरमेंट होती है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले करंट जाता है रोम के पास और रोम को एक्टिवेट कर देता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन निकलती हैं, जाओ चेक करो, रैम को चेक करो, हार्ड डिस्क चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, कीबोर्ड चेक करो, और उसके बाद वो विंडोज़ पे जाती है, फिर विंडोज़ को लोड करवाती है, और विंडोज़ लोड होने के बाद फिर रोम बैक पे चले जाती है और विंडोज़ फ्रंट पे आ जाती है। तो रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनकी कंप्यूटर को स्टार्ट होते हुए नीड होती है आम तौर पे। उसके अलावा भी काम होता है रोम का, तो रोम को हम बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रैम की फर्दर दो टाइप होती हैं, एस रैम और डी रैम। अच्छा, एस रैम और डी रैम बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती है, रैम एंड रोम आती है एग्जाम में, बट एस रैम डी रैम एग्जाम में बहुत नहीं आती, तो मैं इसलिए बता देता हूँ एस रैम डी रैम, लेकिन ज़्यादा फोकस करना रैम और रोम के डिफरेंसेस के ऊपर। डी रैम, रैम की वो टाइप होती है जिसमें डाटा होल्ड होता है मगर डाटा ज़्यादा देर होल्ड नहीं हो पाता और डी रैम अपने डाटा को ड्रॉप कर देती है, क्योंकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश होने की नीड होती है। डी रैम बार बार अपने आप को रिफ्रेश करती है, डाटा ड्रॉप करती है, अपने आप को रिफ्रेश करती है, फिर वो डाटा पिक करती है, फिर ड्रॉप करती है, फिर रिफ्रेश करती है, फिर पिक करती है। तो ये डी रैम का फंक्शन है, जिसकी वजह से एक मिनट, मुझे असल में अटेंडेंस भी तुम लोग लेनी है, मैं अटेंडेंस लेना चाह रहा था, मैं तुम्हें लास्ट में कहूँगा। अच्छा, जो भी बच्चा है ना, अटेंडेंस में अपना नाम लिख के क्लास सेक्शन लिख के सेंड कर दो, अपना नाम क्लास सेक्शन लिख के सेंड कर दो चैट के ऊपर जाके, मैं उस चैट को सेव कर लूँगा, तो क्या होगा, तुम्हारी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। तो ये करते रहना ताकि मैसेज आ जाए। तो एस रैम रैम की वो एडवांस टाइप है, वो एडवांस वर्जन है जो अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती। एस रैम स्टैटिक मेमोरी है, जो डाटा रैम में आ गया एस रैम में वो डाटा होल्ड रहेगा चाहे कंप्यूटर आपका पूरे साल ऑन रहे। तो एस रैम न्यू टेक्नोलॉजी है, डी रैम ओल्ड टेक्नोलॉजी है। डी रैम स्लो टेक्नोलॉजी है, एस रैम फास्ट टेक्नोलॉजी है। डी रैम इनएक्सपेंसिव होती है, आपको डी रैम की 1 GB मिल जाएगी 300 रुपये की। एस रैम बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, एस रैम आपको 1 GB मिलेगी तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये की, 60-70,000 रुपीज़ की। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल टाइप दी हुई है, CI इनको पूछता नहीं है वैसे, हाँ एहतियातन दे दिए मैंने। बसेस क्या होती हैं, देखो मेरी कोशिश है हर टॉपिक कवर करूँ मैं, पूरा जो पेपर 1 का सिलेबस है। आज नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कल मैं फिर क्लास लूँगा। अच्छा, क्लास अभी एंड होगी ना, मैं दोबारा ज्वाइन कराऊँगा, 40 मिनट पे क्लास एंड हो जाएगी, मैं दोबारा रिज्वाइन कराऊँगा, फ़ौरन रिज्वाइन कर लेना। और 2 क्लासेस लूँगा 40 मिनट्स की, और फिर बाकी इंशाल्लाह जो आगे के टॉपिक्स हैं, ट्रांसमिशन, सिक्योरिटी, एथिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो मैं 2 दिन क्लास लूँगा, ज़रूर क्लास अटेंड करना, और जो आज क्लास ना ले सके उसको ज़रूर मैसेज करना है, कल की क्लास ज़रूर अटेंड करे हो। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक तुम लोगों को बेनिफिट मिलेंगे इन 2 क्लासेस के। तो बसेस क्या होती हैं, आ सेट ऑफ वायर इज कॉल्ड बस। दुनिया के किसी भी सर्किट बोर्ड की बैक साइड पे जो बारीक बारीक लाइंस होती हैं कॉपर की, उनको हम कहते हैं बसेस। ठीक है, आपको सामने डायग्राम दिख रही है, उसमें देखो बारीक बारीक बहुत थिन लाइट ग्रीन कलर की लाइंस जा रही हैं, वो बसेस हैं। बसेस पे करंट ट्रैवल करता है, बसेस पे डाटा ट्रैवल करता है। ठीक है, मुफद्दिल तुम चाह रहे हो तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूं, मुफद्दल हुज़ैफ़ा,
बिल्ला बजेगा मैसेज करोगे ना, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, टाइम सबका वेस्ट होगा। इसलिए मुझे सिर्फ अटेंडेंस लगाओ, उसके अलावा अननेसेसरी चैट मत यूज़ करो। जनाब अली आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बसेस की 3 टाइप्स होती हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। डाटा बस क्या होता है? वो लाइंस, वो बसेस जिनके ऊपर से डाटा ट्रैवल करता है उनको हम कहते हैं डाटा बसेस। और डाटा बसेस बाई डायरेक्शनल होती हैं। डाटा बसेस बाई डायरेक्शनल होती हैं, यानी इनमें डाटा जाता भी है और आता भी है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या होती है? वो बसेस, वो लाइन जिनमें कंट्रोलिंग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, जिन पे कंट्रोलिंग सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल बसेस। और जिन बसेस के ऊपर से एड्रेसेस ट्रैवल करता है कि कौन सी फाइल, कौन सा डाटा कहाँ रखा हुआ है, उनकी लोकेशन जो ट्रैवल करती हैं, उनके जो एड्रेसेस ट्रैवल करते हैं उनको हम कहते हैं एड्रेस बसेस। ठीक है, ये तो बसेस हो गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबकी मज़े की बात, ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है मेरी, तकरीबन माल से 130-140 स्लाइड्स हैं ये पूरी मैं क्लास के एंड में आज रात को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, इससे तुम लोगों को बड़ी हेल्प मिलेगी। फैच साइकिल, फैच साइकिल क्या होती है जनाब अली? इसको हम फैच साइकिल कह लो, एग्जीक्यूशन साइकिल कह लो, इंस्ट्रक्शन साइकिल कह लो। सीआई पूछता है इसको भी कभी कभार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, कभी कभार सीआई पूछता है। जनाब अली, फैच साइकिल का मतलब ये होता है, एग्जीक्यूशन साइकिल कह लो या इंस्ट्रक्शन साइकिल कह लो। अच्छा, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा रिकॉर्डिंग का, और लिंक के थ्रू जाके इसको बार बार रिपीट करना चाहो रिपीट कर लेना। जनाब अली, जब हम डाटा प्रोसेस करवाते हैं तो होता है क्या है, ये वाला प्रोसेस चलता है जो सामने आ रहा है आपके। जब रैम, अच्छा फैच का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, लेकर आना, ड्रैग करना, खींचना। जब हम डाटा टाइप करते हैं कीबोर्ड से या डाटा हम फीड करते हैं कंप्यूटर में, वो डाटा सबसे पहले रैम में जाता है। अब होता है क्या, जब उस डाटा को प्रोसेस करना होता है तो डाटा पहले वो रैम से उठ के आता है रजिस्टर्स के अंदर। तो जब रैम से यानी मेन मेमोरी से डाटा उठ के रजिस्टर्स में आ रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैचिंग। तो वो वाला स्टेप कहलाता है फैचिंग, या फैच स्टेज कह लो, फैच इंस्ट्रक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, फैचिंग कह लो सिंपल। जब वो डाटा मेन मेमोरी यानी रैम से उठ के रजिस्टर्स में आ जाता है तो उसके बाद फिर सीपीयू, रजिस्टर्स कहाँ होते हैं? सीपीयू के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको डिकोड करता है। डिकोड का मतलब वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो डाटा उठकर आया वो सीपीयू में आने के बाद सीपीयू की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद जब वो डाटा सीपीयू की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करके प्रोसेस कर देता है। उस प्रोसेस करने को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। उस प्रोसेस करने को हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जब डाटा सीपीयू प्रोसेस करता है ना, 3 स्टेप्स होते हैं। पैचिंग यानी डाटा मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम पैचिंग कहते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेसर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो ये फैच साइकिल कहलाती है। इसको फैच साइकिल के नाम से एग्जाम में आ सकता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से एग्जाम में आ सकता है, या एग्जीक्यूशन साइकिल के नाम से आ सकता है। साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये एक इंस्ट्रक्शन पे ये स्टेप परफॉर्म होते हैं, अगली इंस्ट्रक्शन पे फिर ये स्टेप परफॉर्म होंगे। कंप्यूटर काम करता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये प्रोसेस जो है मिलियन टाइम परफॉर्म हो रहा होता है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो रिपीटेडली परफॉर्म हो रहा हो, जैसे मेरे ऊपर ऐसा फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, तो इसने एक साइकिल क्रिएट की हुई है। तो ऑन गोइंग प्रोसेस, रिपीटेड एक्शंस को हम साइकिल भी कहते हैं ना, जैसे लूप कहते हैं, आइट्रेशन कहते हैं, वैसे हम साइकिल भी कहते हैं। तो ये टॉपिक मैंने बता दिया हल्का सा जनाब अली। उसके डिटेल दी हुई है सारी, इसके अंदर ना डिटेल सारी दी हुई है। यूनिट ऑफ मेमोरी, हम मेमोरी को नापते हैं, हम डाटा को नापते हैं। मेमोरी क्या होती है? कोई भी स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, रैम हो, रोम हो, यूएसबी हो, सीडीज हो, सबको मेमोरी कहते हैं। इसको नापने के यूनिट्स को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट्स, या मेजरिंग यूनिट्स, या मेजरमेंट यूनिट्स। क्या होते हैं ये? जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो 0 या 1 को हम बिट कहते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी इंटीजर।
बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, या तो 0 होगा या 1। और जब 4 बिट्स मिलते हैं तो एक निबल बनता है, और जब 8 बिट्स मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट 4 बिट्स का एक निबल, 8 बिट्स का एक बाइट, ठीक है, ये याद रखना। अब जब हम बाइट से बढ़ते हैं तो जब बाइट बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 जब वो मीट करती है 1024 बाइट्स को, तो उसको हम किलो बाइट कहते हैं। याद रखना, हर यूनिट चेंज होता है 1024 तक पहुंचने के बाद। तो 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलो बाइट। अब किलो बाइट बढ़ेगी 1 किलो बाइट, 2 किलो बाइट, 3 किलो बाइट, और जब किलो बाइट बढ़ते बढ़ते पहुंचेगी 1024 तक तो वो कहलाएगा 1 मेगाबाइट। फिर मेगाबाइट बढ़ेगा 1 मेगाबाइट, 2 मेगाबाइट, 50 मेगाबाइट, 100 मेगाबाइट, और जब मेगाबाइट बढ़ते 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 मीट करेगा 1024 को तो वो कहलाएगा 1 गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट के बाद 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट तक पढ़ लो, काफ़ी है, इससे आगे भी यूनिट्स होते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब एक चीज़ याद करनी है आपको इसके अंदर, एक तो कन्वर्जन अभी बताता हूँ मैं, दूसरा जो इसके आगे आपको कॉलम दिख रहे हैं, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 2। देखो मैं आपसे कहता हूँ टेराबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो टेराबाइट में तो बिलियन बाइट्स होती हैं, तो क्या आप मुझे बिलियन बाइट्स लिख कर दिखाओगे? नहीं, नोटेशन वैल्यूज होती हैं। जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती है या कोई बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो उसको हम नोटेशन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है किलो बाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो मैंने कहा भाई 1024 होती हैं, मैंने नोटेशन वैल्यू किया है, तुमने कहा सर 10 की पावर 3। इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 10 10 100, 100 10 1000। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट भी कह सकते हैं और 1000 बाइट भी कह सकते हैं। सीआई ने बाकायदा अपनी बुक में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, तो आपको करना है क्या, टेबल याद करना है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट भी याद कर लेना। आगे कॉलम में लिखना 10 10 10 10 10, उससे अगले कॉलम में लिखना 2 2 2 2 2। 10 के ऊपर पावर में टेबल चला देना 3 का। तो किलो बाइट में पावर बाइट्स कितनी होती हैं, 10 की पावर 3। मेगाबाइट में 10 की पावर 6, गीगाबाइट में 10 की पावर 9, टेराबाइट में 10 की पावर 12, ठीक है। तो क्या होगा, टेबल चलेगा 3 का 10 की पावर पे, ऐसे याद रखना। और 2 की पावर पे टेबल चलेगा 10 का। अगर 2 की पावर, मैं कहता हूँ किलो बाइट में 2 की पावर से रिप्रेजेंट करो कितनी बाइट्स होती हैं, तो आपने कहा 10, तो आप 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2 2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। देखो 10 के ऊपर पूरा 1024 आ गया। तो ये होता है हमारा क्या बेटा, ये होता है हमारा पावर सिस्टम। जी बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तुम लोगों को टेंशन मत लो, ये आज ही भेज दूंगा, बट रात में भेजूंगा मैं, रात में मुझे रिमाइंड करा देना प्राइवेट पे, रात में लाजमी ये पीडीएफ में तमाम ग्रुप पे भेज दूंगा। तो ये हमारे पास याद रखना, इसके अलावा यूनिट्स होते हैं मगर वो हमारे पास नहीं है, पेटाबाइट से ऊपर मत जाना, ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन का प्रोसेस एक प्रोसीजर होता है, एक रूल होता है। जब भी कोई चीज़ कन्वर्ट करते हो, जब भी कोई चीज़ कन्वर्ट करते हो, कोई यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हो, मेगाबाइट गीगाबाइट में कर रहे हो, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कर रहे हो, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक रूल यूज़ किया जाता है कि जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आप देखना स्मॉल यूनिट से जा रहे हो या लार्ज यूनिट से जा रहे हो। अगर आप स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट में मूव कर रहे हो तो आप करोगे डिवाइड, और अगर आप बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट पे जा रहे हो तो आप करोगे मल्टीप्लाई। किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई, जो उनके आपस का डिफरेंस है, जो उनके आपस का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स को कन्वर्ट करो रुपीस में, तो डॉलर बड़ा होता है रुपीस से, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, जितने का एक डॉलर चल रहा है। डिफरेंस क्या है, 160 रुपीज़ का एक डॉलर है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं डॉलर, मेरे पास 2 डॉलर्स हैं, मुझे मालूम करना है कितने रुपीज़ हैं, तो मैं डॉलर से जा रहा हूँ ना, डॉलर रुपीज़ से बड़ा है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, जो उनके आपस का डिफरेंस है 160।
तो $2 मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल्स टू 320। इसका मतलब मेरे पास 320 रुपये आ जाएंगे। सही है। और जब हम छोटे से जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अगर मैं रुपीज़ से जाऊंगा डॉलर्स में तो डिवाइड करूंगा 160 से। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई डिसाइड कौन करता है कि आप जा कौन से यूनिट से रहो। छोटे यूनिट से स्मॉल से जाओगे, ये सामने लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये रहा, स्मॉल लार्जर टू स्मॉलर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलर टू लार्ज जाओगे तो डिवाइड करोगे। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास 5 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं, तो बाइट बिट से बड़ा है ना, तो मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, जो उनके आपस का डिफरेंस था। एक बाइट में 8 बिट्स होती है तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 40। अगला क्वेश्चन क्या है, 48 बिट्स में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 48 बिट्स से जा रहा हूँ बाइट में, बिट छोटा होता है बड़ा होता है, बिट छोटा होता है, तो मैंने डिवाइड किया किससे, जो उनका डिफरेंस है। एक बाइट में 8 बिट्स होती है तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, किलोबाइट, 2 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो किलोबाइट बड़ा होता है बाइट से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो उनके आपस का डिफरेंस है, क्या है 1024। इसी तरह अगर मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे, 4096 बाइट्स कितनी किलोबाइट के बराबर होती है, तो 4096 बाइट्स किलोबाइट से छोटी है, तो मैं डिवाइड करूंगा किससे, जो उनके आपस का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है 1024, तो मैं 4096 को 1024 डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा 4 मेगाबाइट, क्या आएगा 4 किलोबाइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है मैंने पास पेपर का कि भाई जॉन ने 4 GB का MP3 प्लेयर ख़रीदा है, परचेज किया है, उसमें जो है वो गाने कॉपी कर रहा है, हर गाने की जो ड्यूरेशन है वो है 3 मिनट, बट ड्यूरेशन 3 मिनट है, और जो गाना रिकॉर्ड होता है उसकी रिकॉर्डिंग स्पीड क्या है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग स्पीड है, ज़रा मैं इसको मिनिमाइज़ कर लूँ, उसकी रिकॉर्डिंग स्पीड क्या है 128 kbps। kbps कहते हैं किलो बिट्स पर सेकेंड। कह रहे हैं हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड पर सॉन्ग, एक गाने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी, देख लेते हैं। गाना है 3 मिनट का और स्पीड है गाने की रिकॉर्डिंग की 128 किलो बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से गाना रिकॉर्ड हो रहा है, यानी एक सेकंड में वो स्पेस ले रहा है 128 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो पहले तो 3 मिनट में मालूम करो कितने सेकंड होते हैं। मैंने 3 मिनट्स को मल्टीप्लाई किया 60 सेकंड से, तो 3 इंटू 60 इक्वल्स टू 180 180 फिर ये रहा, अभी यहाँ पे आ जाएगा, आ जाओ भाई। तो 3 मिनट्स इंटू 60 इक्वल्स टू 180 सेकेंड। एक सेकंड में डाटा की स्पीड क्या है 128 kbps, तो जो आपने 180 सेकंड मालूम किए उसको मल्टीप्लाई करो 128 से, आंसर आ जाएगा 23,040। कि भाई आपका गाना 3 मिनट का जो बिट्स ले रहा है वो 20,040 किलो बिट्स ले रहा है टोटल एक गाना। अब आंसर आमतौर पर हम किलो बिट्स में नहीं देते, या तो किलो बाइट्स में दे दें या मेगा बाइट में दे दें। अब हमने किलो बिट्स में है ना, तो अब हम क्या करेंगे, किलो बिट्स को हम कन्वर्ट करें किलो बाइट्स में। हमें पता है बिट्स और बाइट का डिफरेंस होता है 8 का, और किलो बिट्स से हम जाना चाह रहे हैं बाइट में, तो किलो बिट छोटा है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब हमने 8 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया, मैं ज़रा ये पिक्चर साइड में कर दूँ, आंसर आ गया। अच्छा ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, ये बाइट नहीं है ये किलो बाइट है। क्यों किलो बाइट है, क्योंकि किलो बिट्स है ना, हमने किलो बिट्स को डिवाइड किया 8 से, तो किलो बिट्स का आंसर आना चाहिए किलो बाइट्स पर सेकेंड। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ kbps। याद रखना जब स्मॉल लेटर्स में kbps लिखा हुआ आता है ना, या mbps, तो उसको हम पढ़ते हैं किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड। और जब कैपिटल लेटर्स में आता है तो हम पढ़ते हैं किलो बाइट्स पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, किलो बिट्स का आंसर आया हमारे पास 23,040। गाने का जो स्पेस बन रहा है उसको हमने डिवाइड किया 8 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 2880 किलो बाइट का एक गाना बनेगा 3 मिनट का। ठीक है, तो ये हमने एक थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा दिया पास पेपर का, इसको आगे बढ़ाते हैं। और
बिला वजह बेटा चैट मत किया करो। तहरीम नूरानी कह रही हैं आंसर बाइट में देना होता है। तहरीम बट यहाँ पे आंसर हमारा किलो बिट्स में आया ना, तो उसको बाइट में कन्वर्ट करोगी तो फिर वो जाओ फिर मज़ीद मल्टीप्लाई करो, किलो बाइट में आंसर आएगा। अच्छा पूछ रही हो तो बेटा पूछने में ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। सर तारिक भी ये करते हैं, मैसेज करें ग्रुप पे, हम समझेंगे वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाद में पता चलता है वो इन्फॉर्म नहीं कर रहे थे, पूछ रहे थे वो। तो हम कहते हैं सर तारिक को कि आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें। तो सर तारिक की तरह तहरीम बेटा क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, ठीक है। तो इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं ज़रूरी नहीं है बाइट में, अगर कहें तो दो, जिसमें कहें तो दे दो। अगर इसमें इस क्वेश्चन में नहीं कहा, तुम देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं वापस जाता हूँ बैक पे। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह रहे हैं, हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड पर सॉन्ग, तो इसमें उन्होंने किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट कुछ नहीं कहा। तो फिर आप अपने हिसाब से देके आ जाओ, किलोबाइट में दे दो बहुत है, चाहो तो मेगाबाइट में दे दो। जो आंसर आया था, जो आंसर ये वाला आया था 28810, ये आया किलोबाइट में, इसको आप डिवाइड कर दो मजीद 1024 से, तो आंसर आ जाएगा मेगाबाइट में। 2 पॉइंट समथिंग मेगाबाइट का एक गाना बनेगा, ठीक है। मांगे तो उसमें दो, वरना अपनी मर्जी से देके आ जाओ जनाब अली। उसके बाद इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं स्टोरेज डिवाइसेस में। आपको पता होना चाहिए रैम रोम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सीडीज़ को पढ़ लेना, एसएसडी पढ़ लेना, पढ़ा चुका हूँ, इनको एक दफ़ा पढ़ लेना, सही है। मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ ना। अच्छा क्लास हमारी एंड हो रही है, रिकनेक्ट कर लेना बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, रिकनेक्ट कर लेना।